इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी 2005 हिंदी का पेपर। तो 46 तक देख लिए थे हम लोग, उससे आगे देखना है, 47 से देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए 47 से। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे तो जॉन गिलक्राइस्ट थे, कि सदल मिश्र के, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल सदल मिश्र की नियुक्ति की। तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न ही गलत है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना संस्थापक से पूछ रहा है, तो संस्थापक ये नहीं थे। ठीक, उसमें ये जो थे ना, एक विभाग था, हिंदी का विभाग इनके अंतर्गत आता था, लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना थोड़े नहीं किए थे ये, तो संस्थापक यहीं पे डायरेक्ट पूछ दे रहा है। तो एक तरह से प्रश्न गलत होना चाहिए, लेकिन जॉन गिलक्राइस्ट बस इसमें दिया है, तो बस अब इन्हीं को लगाया जाएगा, क्या किया जा सकता है। और स्थापना कराया था फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक, 1800 ईस्वी में, लेकिन अब यहाँ पे दिया है तो उसी को देखा जाएगा। अब देखिए आगे 48 नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, कि सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, कि सन 1903 में सरस्वती में, कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जबकि 1903 ईस्वी में सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान देना है। अब 49 नंबर प्रश्न देखा जाए, भारवी द्वारा रचित, संस्कृत साहित्य से पूछ रहा है यहाँ पे, कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। तो इनकी रचना है किरातार्जुनीयम, इसका प्रधान रस वीर रस है, कि करुण रस है, कि श्रृंगार रस है, कि शांत रस है। तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन और किरात जो है शंकर, जो किरात का रूप धारण करके आते हैं, तो उन्हीं की स्टोरी है, तो इसमें वीर रस ही होगा ना। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गान श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। तो जब सर्ग, ये यहाँ पे देखिए, सर्ग शुरू होता है तो श्री से, और सर्गांत होता है लक्ष्मी से, ध्यान देना है कि श्री और लक्ष्मी। और शिशुपाल वधम में श्री श्री रहता है, तो उसका सिंपल ट्रिक है श्री श्री शिशुपाल वधम, और इसका श्री और लक्ष्मी, ये ध्यान देना है कि किरातार्जुनीयम में श्री और लक्ष्मी से, श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से अंत होता है। उसका काव्य सौंदर्य नारिकेल फल संमितम माना गया है, इसको नारियल के फल के समान इसका माना गया है इसको, कि जो बाहर से कठोर है और अंदर से निर्मल है। और ठीक, अब आगे देखा जाए, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, प्रसाद रीति। तो नैषधीय चरित्र जो ये भी संस्कृत साहित्य से प्रश्न है, तो इसको विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है, तो ये वैदर्भी रीति में है। श्रीहर्ष की जो रचना है नैषधीय चरित, ये वैदर्भी रीति में है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, ठीक, लघुत्रयी में भी 3 है, तो वो महाकाव्य वो कालिदास की है तीनों लघुत्रय में, लेकिन बृहत्त्रयी में पूछ रहा है, तो इसमें कौन कौन है, कौन नहीं आता? तो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, रघुवंशम है। तो इसमें ध्यान देना है कि इसका ट्रिक है कि किसने किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये तीनों जो है बृहत्त्रयी में आता है महाकाव्य, और रघुवंशम ये नहीं आता है, ये लघुत्रयी में आएगा। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कालिदास कृत रघुवंशम नहीं आता है, जबकि भारवी कृत किरातार्जुनीयम, माकृत शिशुपाल वध तथा श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरित, ये तीनों महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में आते हैं। अब 52 नंबर देखा जाए, संस्कृत साहित्य पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिए हैं, लग रहा है कि इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रचना दिया है और उसका रचनाकार, तो पूछा है कि हाँ, अब 10 कुमार चरित है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, शिशुपाल वधम है, उत्तर रामचरितम है। तो कालिदास की रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक, नाटक है, 7 अंक है इसमें ना। माघ क्या लिखे हैं?
ये शिशुपाल वधम लिखे हैं। भभूति का उत्तर रामचरितम है, दंडी का 10 कुमार चरितम है। ठीक, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ की रचना शिशुपाल वधम है, भभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, करुण रस प्रधान है इसमें, तथा दंडी की रचना 10 कुमार चरित है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल, तो पहले ध्यान देना है कि इसमें वर्तनी इसकी कैसे लिखी जाएगी, इसको भी बार बार पूछ लेता है। ठीक, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद है तो उज प्लस ज्वल होगा कि उज्ज प्लस वल होगा कि उत प्लस ज्वल होगा कि उज प्लस वल होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि उत प्लस ज्वल, ये इसमें हलंत लगा रहना चाहिए तो में, यही सही है। उज्ज्वल शब्द की संधि का संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी तो द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है? तो पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास है द्विगु। आ रहा है ना, नंबर आ जाता है तो उसमें ध्यान देना रहता है द्विगु। अब देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये लकार दिया है यहाँ पे और एक काल पूछा है हिंदी में जिसको कहते हैं। तो डॉट लकार वर्तमान काल, ठीक, और लोट लकार अज्ञार्थक होता है, और ये जो है लंग लकार जो है ये भूतकाल को क्या कहा जाता है, और लिट लकार ये भविष्यत काल है। लिट लकार भविष्यत काल। तो देखिए यहाँ पे दिया है, चौथा इसका सही हो जाएगा मिलान करने पे। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को अज्ञार्थक कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल तथा लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। अब आगे देखा जाए, पंक्ति पूछा है 56 नंबर। अबलव नसानी अबन नसहो पद के रचिता हैं सूरदास सूरदास कुंभनदास तुलसीदास गोविंद स्वामी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है तुलसीदास की। ठीक, अबलव नसानी अबन नसहो पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पूछा है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखा जाए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। दिनकर दिया है, दिवाकर दिया है, भास्वर दिया है, अंशुमाली दिया है। तो इसमें जो दिनकर दिया है इसका तो स्पष्ट होता है सूर्य, दिवाकर भी होता है सूर्य, अंशुमाली भी होता है, लेकिन ये भास्वर जो होता है ना, इसका मतलब चमकीला से होता है। कहीं कहीं सूर्य भी हो जाता है लेकिन चमकीला से इसका अर्थ है। तो यहीं पे यही ऑप्शन जो दिया है तीसरा, यही इसी को नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर चांस इसी का है कि यही नहीं होगा। ये सब तो एकदम क्लियर है कि दिनकर सूर्य होगा, दिवाकर सूर्य होगा, अंशुमाली सूर्य होगा। ठीक, अब देखा जाए करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटक, किरातार्जुनीयम। तो ये उत्तर रामचरितम जो है भभूति की रचना इसी से होती है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना। भभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधव। ठीक, यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है, भी ध्यान देना है। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान रचना है। महावीर चरित या वीर रस प्रधान है, इसमें जैसा कि नाम ही है महावीर चरित। उत्तर रामचरित यह रचना करुण रस प्रधान रचना है, ये भी ध्यान देना है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। तो ये किसका है कथन है? किसका कथन है? रुद्रट का है कि पीयूष वर्ष जयदेव का है, पीयूष वर्षी जयदेव का है कि आचार्य भामक का है कि आचार्य मम्मट का है? तो वनिता मुखम इसको ध्यान दिया जाता है हम लोग। ट्रिक है बस सिंपल, एक ही इसमें से कोई शब्द पकड़ा जाता है, और जैसे वनिता मुखम हो गया भामा में आता है ऐसे। तो ये भामा की पंक्ति है। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुंदर या प्रसादित होने पर भी भूषणों के बिना शोभित नहीं होता। इसका अर्थ है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वनिता का मतलब स्त्री होता है ना, तो यही बता रहे हैं कि जैसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुंदर या प्रसादित होने पर भी भूषणों के बिना शोभित नहीं होता। तो ये भामा की उक्ति है। अब आगे देखा जाए 60 नंबर। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ये इसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि कन्फ्यूजन भी कन्फ्यूजन में हो जाता है। देखिए, भिज्ञ होगा कि सभिज्ञ होगा कि अनभिज्ञ होगा कि सुभिज्ञ होगा। तो अभिज्ञ का मतलब भी होता है जानकार, जिसको जानकारी हो अच्छा से तो उसको अभिज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब अ लगने से
थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है। और भिज्ञ भी वही चीज़ है। तो अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों एक ही चीज़ है, जिसको जानकारी हो। और सुभिज्ञ भी वही चीज़ है, सभिज्ञ भी वही चीज़ है। सुभिज्ञ सब ठीक है, लेकिन अनभिज्ञ जो है इसका मतलब होता है कि जिसे जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो कहा जाता है कि आप इस चीज़ के बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। तो यहाँ पे अनभिज्ञ इसका विलोम हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज का मतलब होता है कि जो 2 बार जन्म ले, उसको द्विज कहा जाता है। तो माना जाता है कि अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ब्राह्मण है कि दात है कि पक्षी है कि इनमें से सभी है। तो ब्राह्मण को भी माना जाता है कि 2 बार जन्म लेते हैं, दात को भी और पक्षी को भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। द्विज शब्द के अर्थ ब्राह्मण, दांत और पक्षी 3 होते हैं। यह शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है। अनेकार्थक शब्द हम पढ़े हैं, उसमें यह है द्विज का अर्थ। ठीक, अब ये देखिए रूप पूछा है। रूप थोड़ा ध्यान से याद करना पड़ता है, भूलता बहुत है। अकरो रूप है तो क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन, कि क्री धातु लेट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इसमें दिया है कि क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये रूप है। रूप को एक बार आप लोग देख लीजिएगा बुक में अच्छा से, इसलिए कि भूलता बहुत है ये, तुरंत डायरेक्ट दिमाग में नहीं चढ़ता है, याद करना पड़ता है उसको। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ठीक, तो ये मार्ग, इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें कौन विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अभिता परिता है ना एक सूत्र, अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपि, तो उसमें द्वितीय विभक्ति रहती है। तो द्वितीय तो याद ही है सबको कि उसमें ये जो है मार्गम दिया है, इसी को ध्यान देना है। मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, तो यही आता है। इसमें ये विभक्ति पता चल जाएगा कि इसमें कौन है, तो हो जाएगा आराम से। मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, ये ऑप्शन देख लीजिए, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति और मार्गे वृक्षा सन्ति। ऑप्शन पूरा देखना चाहिए। डायरेक्ट आंसर पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग आपका ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता है, और बस यही खोजता है कि यही दिख जाएगा तो इसी को करेंगे। कुछ भी प्रश्न कुछ भी रहे, आपको बस आंसर याद रहता है कि यही है, इसीलिए पूरा पहले ऑप्शन पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद आंसर दिया जाता है। भविष्य कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। तो भविष्य क्या किसकी रचना है, ये धनपाल की रचना है। भविष्य दत्त कथा भी कहीं कहीं मिलता है, वही चीज़ है। तो भविष्य कहा नामक कृति के रचनाकार धनपाल हैं। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में से हैं, तो ये अपभ्रंश के कवि हैं। यद्यपि धर्म भावना इस रचना की भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों में इसका संबंध है। अब आगे देखा जाए, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। भिखारी दास रीतिकाल के कवि हैं, आचार्य थे। तो इनकी पूछ रहा है कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथ क्या है, काव्य प्रकाश है कि काव्य निर्णय है कि काव्य अंग प्रकाश है कि रस सारांश है। तो इनका काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय में मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव तथा भानु मिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव, चिंतामणि, तोष आदि अनेक पूर्ववर्ती कवियों का आश्रय लेकर क्रमशः काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष स्वरूप, काव्य भाषा, उत्तम काव्य के रचयिता के गुण, सब शक्ति और रस सामग्री, अपरांग, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग अलंकार, गुण शब्द अलंकार, चित्रालंकार, तुक और दोष का गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। तो इसमें इतना सब बहुत कुछ है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इनके प्रमुख ग्रंथ देख लिया जाए। एक पूछा है तो फिर और भी पूछ सकता है इनका, तो इम्पॉर्टेंट हो गया। जिसको एक बार पूछ दिया टीजीटी में, एक बार जो आ गए उनको तो एकदम इम्पॉर्टेंट में लिस्ट बना लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी कोई भी रचना भूलनी नहीं चाहिए। तो रस सारांश लिखे हैं, श्रृंगार निर्णय, और ये छंदाड़ो पिंगल इनका है, शब्द नामकोश है, विष्णु पुराण भाषा है, और शतरंज शतिका, ये भी ध्यान देना है। शतरंज शतिका नाम से इनकी रचना है भिखारी दास की। कामायनी को क्षयवाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र कहे कि मुक्तिबोध कहे, कि डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कहे, कि शांतिप्रिय द्विवेदी कहे। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जो है यही कहे कि क्षयवाद का उपनिषद कौन है, कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं, और क्षयवाद की उपनिषद है कौन कहे, शांतिप्रिय द्विवेदी। देखिए आगे,
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श वियोगी हरि हैं कि सूर्यकांत शास्त्री हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब ये निबंध लिखे पंचपात्र नाम से। पंचपात्र ये ध्यान देना है। पद्म पुराण आलोचना है, प्रबंध पारिजात निबंध है और कुछ निबंध संग्रह आदि। कुछ नाम से इनका निबंध संग्रह है। 2 लोगों का है कुछ नाम से। कुछ और कुछ है एक और एक कुछ है। ठीक, तो इसको भी ध्यान देना है। तो अब आगे देखा जाए 68 नंबर। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक और किसी पर नहीं, मतलब किसी पर नहीं मिला था। तो ये इनको कल सुनना मुझे पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये गलत दिया है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो दिया है, कल सुनना मुझे पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक, अब 69 नंबर देखा जाए। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी को भी बहुत ध्यान देना है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। परसाई जी की प्रकाशित व्यंग निबंध कृतियां हैं हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी। ये कहते हैं कि तब की बात कुछ और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है। ये शायद पूछा भी था कुछ हाल ही में किसी परीक्षा में। तुलसीदास चंदन, ये पीसे नहीं है घिसे हैं। तुलसीदास चंदन घिसे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना है। परसाई जी को पद्मश्री व साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, अब आगे देखा जाए 70 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो प्रसाद जी का नाटक पूछ रहे हैं कि कौन इनके द्वारा रचित नहीं है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला और ध्रुव स्वामिनी। तो ये तो सबको पता है, ध्रुव स्वामिनी भी लिखे हैं, स्कंदगुप्त भी लिखे हैं, चंद्रगुप्त भी लिखे हैं। करबला जो नाटक है प्रेमचंद का है। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी, ये 3 नाटक प्रेमचंद लिखे हैं। इनको नाटक इनका जो है एकदम ध्यान देना है प्रेमचंद का, इसलिए कि नाटक बहुत लिखे नहीं हैं, ज़्यादातर उपन्यास कहानी लिखे हैं। तो करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं, जबकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवशामिनी नामक नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, इनका पहला नाटक है सज्जन, ये जो महाभारत के कथानक पर आधारित है। कल्याणी परिणय हो गया, करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, ठीक, अजातशत्रु है, कामना है और जन्मेजय का नागयज्ञ है, एक घूट है। हिंदी की प्रथम एकांकी भी माना जाता है घूट को। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो लखनऊ में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राय मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? प्रेमचंद जी किए थे। सन 1935 ईस्वी में एम फास्टरर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बता रहा है कि 1935 ईस्वी में एम फास्टरर के सभापतित्व में हुआ पेरिस में। ठीक, सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। ये ध्यान देना है। अब आगे देखा जाए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो देखा जाए मुकुटधर पांडे किए, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर दिए, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किए, कि नामवर सिंह किए। देखिए कितना कन्फ्यूजन करने के लिए दिए हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा है और रचना एक है छायावाद नाम से नामवर सिंह की है।
तो वो कन्फ्यूजन करने के लिए बस दे दिए हैं। तो मुकुटधर पांडे जो हैं श्री शारदा पत्रिका में क्षयवाद शब्द का प्रयोग किए, जो जबलपुर से निकलती थी। ठीक, अब आगे देखा जाए। केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? यहाँ पे भी कन्फ्यूजन। केशव के बारे में दिया है तो लोग सोचेंगे कि सूरदास, अरे मतलब कि केशव लिखे होंगे, सूरदास तो है ही नहीं। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, देखिए इसको ध्यान से एकदम याद कर लेना है। तो कबीर लिखे इस पंक्ति को कि केशव लिखे, कि रहीम लिखे, कि तुलसी लिखे? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है कि केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले, यहाँ पे भी ध्यान देना रहता है। न लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर अंतर्गत आने वाले कवि का नाम है, फिर कोई कवि लगा के आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो का नाम है अंतर्गत न आने वाले का नाम। तो कबीर हैं और दादू दयाल भी हैं, नानक भी हैं, नंददास जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं। ठीक, अष्टछाप के दूसरे प्रसिद्ध कवि है नंददास ना। अब देखा जाए 75वां प्रश्न। इतिहासकार है और नामकरण, ये कौन क्या नाम दिया है आदिकाल को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कह दिए, और राहुल संकीर्तन का है सिद्ध सामंत काल। ठीक, और मिश्र बंधु क्या कहे? आरंभिक काल दिया रहता है, ज़्यादातर आरंभिक काल ही याद करना है, प्रारंभिक काल में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो प्रारंभिक काल कहे गणपति चंद्र गुप्त और आरंभिक काल कहे मिश्र बंधु। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा का नाम दिया, वीरकाल रहेगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगाया जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, राहुल संकीर्तन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, तथा मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी जो अपन काल का है, और रामखोर वर्मा का है कि संधियों चारण काल है, ग्रियर्सन का है कि चारण काल है। ठीक, बहुत लोग नाम दिए हैं, तो सबका नामकरण एकदम ध्यान रखना है आदिकाल का। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि, इति प्लस यादि और इत प्लस आदि। तो इसमें इत प्लस आदि ध्यान देना है। ई का य हो जाता है ना, तो यण संधि इसमें हो जाएगा ई का य इत्यादि। देखिए नीचे, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, ई प्लस आ बराबर या हो जाता है। तो इत्यादि यह यण संधि का उदाहरण है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई यानी कि मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी, मूल स्वरू और दीर्घ स्वरू, उसके बाद री के बाद कोई असमान स्वर आवे तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। ठीक, तो य में भी हलंत रहता है, इसमें ध्यान देना। ये भी मति शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप है, रूप पूछ दिया तो मत्या होगा कि मत्या होगा कि मतय होगा कि मतय होगा? तो मति 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 मत्या मत्य, तो ये जो है ये इसमें मत्या होगा, षष्ठी एक वचन का रूप पूछा है। ठीक, हमको भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, अभी देख के बता रहा है, रुकिए। तो इसमें ध्यान ये देना है कि मति, पहले मति रहेगा, मति मति मत्या मत्य, और फिर मत्या 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 में मत्य। तो इसमें जो चतुर्थी है, यहाँ पे चतुर्थी पंचमी और षष्ठी और सप्तमी तक ये दो रहता है, इसीलिए कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो यहाँ पे मतय भी होता है, चतुर्थी में मतय हो जाएगा, पंचमी में मतय हो जाएगा, षष्ठी में मतय हो जाएगा और सप्तमी में मतय हो जाएगा। तो दो रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों को याद करना है। तो इसमें तो मत्या हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखा जाए। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप मत्या होता है, मत्या तृतीय एक वचन है, मतय प्रथमा बहुवचन है। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूछ रहा है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है कि पूर्वी हिंदी की है कि बिहारी हिंदी की है कि राजस्थानी हिंदी की है? ठीक, तो अवधि जो है पूर्वी हिंदी की, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी 3 बोलियाँ हैं ना पूर्वी हिंदी की। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियाँ हैं बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पश्चिम हिंदी की बोलियाँ हैं खड़ी बोली, कौरवी राहुल संकीर्तन का है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहा जाता है, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ हैं मारवाड़ी,
जयपुरी, मेवाती, मालवी। तो इसमें ध्यान ये देना है, इसमें पूछता है कि कौन पूर्वी है, पूर्वी राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी है और उत्तरी दक्षिणी, ये पूछता है। ठीक, तो इसमें ध्यान, ये ट्रिक थोड़ा सा बस हल्का सा ध्यान देना है। जयपुरी है तो इसमें प आ रहा है तो ये पूर्वी हो जाएगा, जयपुरी पूर्वी। ठीक, और मेवाती में तो आ रहा है तो ये उत्तरी हो जाएगा। तो पूर्वी उत्तरी क्लियर हो गया। अब ये सबको पता है कि मालवा दक्षिण के, मालवा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये मालवा दक्षिण में है, तो मालवी ये हो जाएगी दक्षिणी राजस्थानी में। और ये बचा बस एक मारवाड़ी, तो उत्तरी में हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तथा बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं मैथिली, मगही तथा भोजपुरी। मैथिली, मगही तथा भोजपुरी। अब 79 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमंग जयचंद्रिका, आलखंड, भक्तमाल। तो वीरगाथा काल की रचना कौन नहीं है? तो भक्तमाल जो है नाभादास जी लिखे हैं, भक्ति काल की रचना है। तो नाभादास राम भक्त थे, तो इस भक्तमाल लिखे, जिसमें कवियों के बारे में लिखे हैं ये थोड़ा थोड़ा। अब देखा जाए 80 नंबर, कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास हैं कि स्वामी वल्लभाचार्य हैं कि नाभादास हैं कि चैतन्य महाप्रभु हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य। ध्यान देना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन पूछ रहा है, 1940 है कि 1943 है कि 55 है कि 58 है? तो ध्यान देना है कि 1943 में तार सप्तक, जिसे प्रथम तार सप्तक नहीं तार सप्तक ही कहा जाता है, तो इसका संपादन अज्ञे जी किए। इसमें 7 कवि थे। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती थी। दूसरा सप्तक सन 1951 ईस्वी में तथा तीसरा सप्तक को सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुल 4 सप्तक थे, ये भी ध्यान देना है। अज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, हरि घास पर क्षण भर, हुंकार, पवन दूत। तो इसमें हरि घास पर क्षण भर जो है रचना अज्ञे जी की है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की है, हुंकार भी दिनकर जी की है, और हरि घास पर क्षण भर ये अज्ञे जी की रचना है। तो आज तक हो गया, यहाँ पे कितना 82 तक हो गया। उसके बाद कल इसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो 2005 का पेपर हम लोगों का TGT का ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।